जब ज्योग्राफी में इंसान की बात आती है, इंसान में संस्कृति, समाज आदि का अध्ययन किया जाता है। भूगोल अब एक गतिशील संकल्पना है, ना कि कोई स्थैतिक संकल्पना। मेरा नाम है राम कुमार सोनी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक 2 मानव भूगोल की विचारधारा, इतिहास एवं इसके क्षेत्र। मानव भूगोल की किस प्रकार की विचारधारा है, इसके क्या क्या क्षेत्र हैं और उसका मानव भूगोल का क्या इतिहास रहा है, आज हम इस अध्याय में इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। रेडसेल के अनुसार मानव भूगोल, रेडसेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। 16वीं शताब्दी से पहले भौतिक भूगोल का अधिक अध्ययन किया जाता था और मानव भूगोल का अध्ययन बिल्कुल नहीं किया जाता था। रेडसेल ने सबसे पहले मानव भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से स्टार्ट किया, इसलिए रेडसेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेडसेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में लिखा है, मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। रेडसेल ने कहा है, यदि मानव को अपनी धरातल पर अस्तित्व को बचाना है तो उसे धरातल के साथ समायोजन करना पड़ेगा। रेडसेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक एवं राजनीति भूगोल का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि रेडसेल ने सबसे पहले वातावरण और मानव की अंतर क्रिया एवं अंतर संबंधों की बात की है और रेडसेल ने सर्वप्रथम निश्चयवाद की अवधारणा दी। निश्चयवाद का अर्थ है कि मनुष्य प्रकृति का दास है एवं इसमें यह कहा गया है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है एवं मनुष्य प्रकृति का दास है। जैसा भी प्रकृति चाहेगी उसी प्रकार मनुष्य को करना पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यधिक ठंडी जलवायु होने के कारण मनुष्य वहां पर खेती नहीं कर सकता और किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप नहीं कर सकता। वहीं विषुवत रेखीय क्षेत्र में उष्ण जलवायु होने के कारण मनुष्य खेती, उद्योग, पशुपालन आदि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। और इसी प्रकार रेडसेल ने कई उदाहरण दिए। रेडसेल ने कहा कि जो आज विकसित समाज है, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, इनकी विकसित होने का कारण है यहाँ की जलवायु। ये कहते हैं कि उष्ण कटिबंध में जलवायु ज्यादा गर्म है, इसी प्रकार शीत क्षेत्र में जलवायु अधिक ठंडी है। लेकिन ये देखा जाए, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के आसपास की जलवायु को समशीतोष्ण जलवायु माना जाता है। इसमें ना ज्यादा अधिक गर्मी होती है और ना ज्यादा अधिक ठंड होती है, इसलिए यहाँ के लोगों का दिमाग अधिक विकसित होता है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा। यहाँ के लोग अधिक बुद्धिजीवी लेकिन कम बलशाली होते हैं, लेकिन विषुवत रेखा में रहने वाले लोग अधिक कम बुद्धिजीवी, अधिक शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि यह देखा जाए, एक और एग्जांपल से समझा जाए, एक तरफ है विकसित अर्थव्यवस्था और एक तरफ है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या कम पाई जाती है, इसी प्रकार विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसका कारण है जलवायु। और आगे देखा जाए कि विकसित देशों में पर कैपिटा इनकम अधिक होती है, जबकि विकासशील देशों में पर कैपिटा इनकम कम होती है। इसका कारण भी है जलवायु, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। विकासशील देशों में कृषि सघन तरीके से की जाती है, मतलब कि 1 हेक्टेयर पर बहुत अधिक सघन तरीके से कृषि की जाती है। इसी प्रकार से
विकसित देशों में विस्तृत कृषि की जाती है, 100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, इस प्रकार कृषि की जाती है। तो यह अंतर अपन जलवायु के माध्यम से ही समझ सकते हैं, और यह जलवायु की अवधारणा भी नियतिवाद की विचारधारा का समर्थन करती है। इसी प्रकार एलन सी सैम्पुअल के अनुसार मानव भूगोल, एलन सी सैम्पुअल रेडजेल की अमेरिका की शिष्या है। इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी से शिक्षा प्राप्त की है, और रेडजेल लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी का प्रोफेसर था। इसी प्रकार एलन सैम्पुअल कहती हैं, भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके मानव ने गांव, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। कुमारी सैम्पुअल भी यह कहती है कि मानव ने पृथ्वी के साथ अंतरक्रिया करके यह सभी कार्य किए हैं। प्रकृति ने मनुष्यों को जमीन दी, तो मनुष्य ने उन पर गांव, शहर, रेल मार्ग आदि का निर्माण किया है। आगे एलन सी सैम्पुअल रेडजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। यहां पर अस्थिर पृथ्वी से मतलब है कि पृथ्वी एक स्थिर पिंड नहीं है, बल्कि उसमें गति हो रही है। जैसे कि पृथ्वी अपने पश्चिम से पूर्व दिशा में भी घूम रही है, इसी प्रकार पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। जैसे कहीं पर ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर सुनामी आ रही है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी स्थिर तो नहीं है, जबकि पृथ्वी अस्थिर है। अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव, यह क्रियाशील मानव से तात्पर्य है कि मानव अपनी तकनीकी के माध्यम से प्रकृति में लगातार परिवर्तन कर रहा है। जैसे कि उसने जंगलों को काटकर खेत बना दिए, जैसे कि उसने जंगलों को काटकर उद्योग बना दिए। इसी प्रकार उसने कृषि भूमि को लगातार चेंज करते करते आज वह बहुत विकसित अवस्था में पहुंच गया है। इसका अपन उदाहरण अभी पढ़ चुके हैं। जैसे कि मानव दो सभ्यताओं में बंट चुका है, एक है विकासशील, एक है विकसित। विकसित अर्थव्यवस्था में अधिक समृद्धता पाई जाती है, और इसी प्रकार से देखा जाए विकासशील अर्थव्यवस्था में कम समृद्धता के साथ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यह भी मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराती है। तो अपन देख सकते हैं कि विकासशील देश का मानव किस प्रकार प्रकृति में चेंज करता है, और विकसित देश का मानव किस प्रकार प्रकृति में चेंज करता है। आज अपन देखते हैं कि वर्तमान में जितने भी हादसा हो रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस, इसमें सर्वाधिक योगदान विकासशील देशों का ना होकर विकसित देशों का है। जैसे कि यहाँ देखा जाए विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अमेरिका द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार विश्व में सबसे ज्यादा पर्यावरण द्वारा हार्स अमेरिका के द्वारा किया गया है। और इसी प्रकार यह देखा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वाहनों की संख्या, ट्रांसपोर्ट आदि सब विकसित देशों ने अत्यधिक तौर पर पर्यावरण को हानि पहुंचाई है। इसी प्रकार अपन आगे पढ़ते हैं, मानव भूगोल का इतिहास। अब मानव भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव भूगोल का इतिहास क्या है, इसके बारे में अपन विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत, इसका यही मतलब है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया, किस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को अवसर दी और मनुष्य ने उस अवसरों का लाभ उठाकर प्रकृति पर विजय प्राप्त की। और अनुकूलन से तात्पर्य है कि मानव ने अपने आप में प्रकृति के अनुकूल ढल गया है। और समायोजन, मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन कर लिया और संशोधन के साथ शुरू हुआ। खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत थी।
यह देखा जाए कि 15वीं शताब्दी के पहले जब विश्व के बड़े बड़े महाद्वीप की खोज नहीं हुई थी तो लोगों के बीच अंतरक्रिया, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने में बहुत समय लगता था, लोगों के बीच अंतरक्रिया बहुत कम थी। लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1450 के बाद अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत की। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि सर्वप्रथम यूरोप से कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज की। इसी प्रकार यूरोप से अमेरिकी वेस्टबिस्की ने दक्षिण अमेरिका की खोज की और इसी प्रकार यूरोप से होते हुए अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए वह भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा। तो इसमें यही कहा गया है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। मतलब पहले इन महाद्वीपों की खोज नहीं हुई थी तो इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक तकनीकी ने समस्त विश्व को एक छोटा सा गांव के रूप में देखा है। समस्त विश्व की एक छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में मनुष्य को हर चीज ज्ञात है। इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी या मानवतावादी विचारधारा के कट्टरपंथी स्कूल उभरे। यदि अपन इसको विस्तार से देखा जाए तो 1930 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल की शाखा में मात्रात्मक क्रांति 1930 के बाद भूगोल की शाखा में मात्रात्मक क्रांति का काल आया। मात्रात्मक क्रांति में यह कहा गया कि मनुष्य का स्थान भूगोल में नहीं है, मनुष्य को भूगोल से बाहर कर देना चाहिए, सिर्फ भूगोल को वैज्ञानिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। भूगोल में प्रमेय, गणितीय सूत्रों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो जब मानव को भूगोल से बाहर कर दिया गया तो इसके कई कट्टरपंथी स्कूल उभरे, जैसे कि पहला है कल्याणकारी भूगोल। इसमें मानव की कल्याण की भावना की गई। यह स्कूल 1960 के दशक में उभरा। इसी प्रकार मानवतावादी भूगोल विचारधारा में मानव के कल्याण की बात की गई। किस प्रकार मनुष्य सोचता है, किस प्रकार मनुष्य अपने मस्तिष्क मानचित्र से देखता है, किस प्रकार वह अनुभव करता है। कल्याणकारी उपागम में मनुष्य की शिक्षा, रोजगार, भुखमरी, गरीबी आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। और मानवतावादी भूगोल में मनुष्य के उन्मूलन की बात की गई। उन्मूलन का अर्थ है कि मनुष्य के उत्थान की बात की गई, जैसे कि गरीबी से हटाओ, भुखमरी से बचाना, मनुष्य के लिए अच्छा जीवन देना, मनुष्य के लिए अच्छा पानी की व्यवस्था करना, अच्छी ऊर्जा की व्यवस्था करना, नए रोजगार की अवसर करना। यह सब विचारधारा कल्याणकारी भूगोल और मानवतावादी भूगोल के कट्टरपंथी स्कूल के रूप में उभरे। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से आशा है कि पूर्णतः यह मानव के बारे में सोचती है, यह प्रकृति के बारे में ध्यान केंद्रित नहीं करती। यह पूरी मानव केंद्रित विचारधारा है। मानवतावादी विचारधारा से आशा है मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण में शिक्षा, रोजगार, गरीबी, भुखमरी इससे बचाना एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ। जैसा कि मैंने बताया है कि 1930 के बाद मात्रात्मक क्रांति आई। यह मात्रात्मक क्रांति 1960 के दशक तक चली। इसके बाद भूगोल में विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं आई, जैसे कि व्यवहारवादी, मानवतावादी विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा,
कल्याणकारी भूगोल। इन सब का उद्देश्य मनुष्य के जीवन का पुनरुत्थान करना था। इसके अंतर्गत मानव के आवास कि मानव को किस प्रकार के आवास बनाना चाहिए। जैसे कि मुंबई में विश्व की सबसे बड़ी मालिन बस्तियां रहती है, मनुष्य गंदे आवासों में रहते हैं, तो मानव को स्वच्छता के साथ रहना मानव को। इसी प्रकार स्वस्थ विकासशील देशों में और अविकसित देश हैं, जैसे कि अफ्रीका में सर्वाधिक प्रेगनेंसी के समय सर्वाधिक महिलाओं की मृत्यु होती है। इसी प्रकार जन्म के समय या प्रसव के समय महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और ध्यान केंद्रित किया। यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। केंद्रीय भूमिका का मतलब है कि यहाँ पर मनुष्य सर्वशक्तिमान है और पृथ्वी को गौण रूप में देखा गया है। यह मनुष्य के हर एक पहलू के बारे में अध्ययन किया गया है। किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी को परिवर्तित करेगा, मनुष्य की पृथ्वी पर भूमिका क्या रहेगी। इस प्रकार प्रादेशिक असमानताओं जैसे कि निर्धनता के अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित करता है। मानवतावादी भूगोल पूर्णतः मानव के स्वस्थ, शिक्षा, निर्धनता और देखा जाए स्वस्थ आवास पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मनुष्य को बिल्कुल स्वस्थ पूर्ण रहने का आसमंजस देता है। यह कहता है कि निर्धनता और गरीबी के बिना देश का विकास नहीं किया जा सकता। गरीबी और निर्धनता को मिटाकर ही देश का विकास किया जा सकता है। यह विचारधारा यह कहती है। इसी प्रकार मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति में अंतर अनुशासनात्मक है और सामाजिक विज्ञानों में अन्य विषयों के साथ विशाल संबंध विकसित करता है। मैंने अभी बताया था भूगोल का संबंध विभिन्न विषयों से है। जैसे कि यदि इसको भाषा के साथ जोड़ दिया जाए तो सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। यदि इसको राजनीति के साथ जोड़ दिया जाए तो राजनीतिक भूगोल। इसे संस्कृति के साथ जोड़ दिया जाए तो सांस्कृतिक भूगोल। इसी प्रकार भूगोल को जलवायु से जोड़ दिया जाए तो जलवायु भूगोल। इसकी अध्ययन की विस्तृत जानकारी अभी मैं बताता हूं। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हैं पहलू की व्याख्या करते हैं। मानव भूगोल मानव की समस्त एक एक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। किस प्रकार मानव प्रकृति की दृश्य भूमि में चेंज करता है, किस प्रकार मानव की रहन सहन है, किस प्रकार मानव की संस्कृति है, किस प्रकार मानव का प्रकृति में अस्तित्व है, एक मानव का दूसरे मानव के साथ अंतर संबंध है, यह इसकी व्याख्या करता है। अब मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र। सबसे पहला है सांस्कृतिक भूगोल। इसमें भाषा, जैसे कि उदाहरण में देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक भाषा ईसाई बोली जाती है। ईसाई में भी सबसे अधिक भाषा इंग्लिश बोली जाती है। और इसी प्रकार भारत में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की भाषा समूह है। जैसे कि उत्तर भारत में अधिकांशतः हिंदी बोली जाती है, वहीं तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार शैली, पर्यावरण मानव शैली को भी प्रभावित करता है। जैसे कि राजस्थान एक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए वहां की शैली अलग है। इसी प्रकार देखा जाए तो मध्य प्रदेश 23.5 डिग्री अक्षांश में पड़ता है, तो यहाँ की शैली अलग है। कपड़े, वेशभूषा, सभी प्रकार की जानकारियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। धर्म में देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक धर्म ईसाई धर्म है, उसके बाद हिंदू धर्म है और उसके बाद देखा जाए तो बौद्ध धर्म है। इसी प्रकार परंपरा भी पर्यावरण से प्रभावित होती है। सर्वाधिक परंपरा जनजातियों में पाई जाती है। जनजातियां विश्व से अलग ही कुछ क्षेत्रों में निवास करती हैं।
इसलिए इनको जनजातियां कहते हैं। जनजातियां की अपनी परंपरा रहती, अपनी शैली रहती, अपनी भाषा रहती। इस प्रकार इसी प्रकार भूगोल का समाज के साथ संबंध है। जैसे परंपरावादी एवं आधुनिक समाज। परंपरावादी समाज में तकनीकी का स्तर बहुत निम्न था, इसी प्रकार आधुनिक समाज में तकनीकी का स्तर बहुत अच्छा है। परंपरावादी समाज में आदि मानव की तरह मानव जीवन व्यतीत करता था। इसी प्रकार आधुनिक समाज में मानव अधिकांश उपभोक्तावादी वस्तुओं के रूप में मानव जीवन व्यतीत करता है। आवासीय भूगोल। आवासीय भूगोल में बस्ती का अध्ययन, घनत्व, इसमें देखा जाता है जनसंख्या घनत्व, किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कितना है। जैसे कि भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, वहीं पर देखा जाए अमेरिका में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है, वहीं देखा जाए कि आर्कटिक है, अंटार्कटिका पर जनसंख्या नगण्य है। इसी प्रकार आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में अपन पैसा, लेन देन, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि व्यापार, किसी देश का व्यापार अधिक घाटे में है, आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, इस पर व्यापार देखा जाता है। कृषि देखी जाती है कि उस क्षेत्र में प्रकृति का कृषि के ऊपर क्या प्रभाव है। जैसे कि कृषि विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, जैसी एक फसली कृषि हो गई, दुई फसली कृषि, तीन फसली कृषि। एक फसली कृषि वहां पर उत्पन्न की जाती है जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, जैसे कि अमेरिका का प्रेरी घास का मैदान, यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है। भारत में बहुफसली है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है एवं भरण पोषण के लिए अत्यधिक खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। इसी के कारण से मानव ने आधुनिक समाज की स्थापना की है। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र। अब अपन ने मानव भूगोल के क्षेत्र देखा, अब अपन इसके अंतर्गत मानव भूगोल के उपक्षेत्र देखते हैं। पहला है व्यवहारवादी भूगोल, प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंधों का अध्ययन। व्यवहारवादी भूगोल का अध्ययन 1960 के दशक में किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि प्रकृति और मानव किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं। इसमें एक यह भी अवधारणा है कि प्रकृति मस्तिष्क मानचित्र यानी मेंटल मैप की इसी में अवधारणा दी गई थी। इसमें यह कहा गया था कि मनुष्य जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखता है वही सत्य है, जो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखता है वह कोई भी कार्य सत्य नहीं है, वह सभी असत्य है। इसी प्रकार सामाजिक कल्याण का भूगोल, इसमें गरीबी का उन्मूलन करना, गरीबी मिटाना, भुखमरी मिटाना। सांस्कृतिक भूगोल, इसमें अपन ने भाषा, शैली, धर्म, परंपरा का अध्ययन करना, किस प्रकार की परंपरा है, किस प्रकार की शैली है, किस प्रकार की भाषा है। ऐतिहासिक भूगोल, इसमें अपन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, इनका क्या प्रभाव पड़ा भूगोल पर, भूगोल से इन विषयों पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि जलवायु घटनाओं के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। इसी प्रकार चिकित्सा भूगोल, प्रकृति में रहकर मानव का उपचार किया जाता है, ये नई उभरती हुई शाखा है। चिकित्सा भूगोल, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि जैसे कि मनुष्य बीमारियों से जूझ रहा है तो मनुष्य को प्रकृति के शांत वातावरण में छोड़ दिया जाता है और उसमें उसका धीरे धीरे उपचार किया जाता है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और मनुष्य ठीक हो जाता है। लिंग भूगोल, स्त्री की समानता पर बल देना। लिंग भूगोल से आशा है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार खराब है, उसका भौगोलिक अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए। जैसे कि निर्वाचनों के समय स्त्री को वोट नहीं डालने दिया जाता था, तो उनकी मानसिकता का अध्ययन किया जाता है, क्यों नहीं डालने दिया जा रहा, क्या कमी है, क्या अधिकता है। इस प्रकार अध्ययन स्त्री की समानता पर बल देना, लिंग भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। इतिहास जैसे जैसा बदला, इतिहास के बदलते ज्योग्राफी भी बदलती गई और आज हम देखते हैं कि मानव पर्यावरण के बीच इतना अधिक सामंजस्य हो गया है। मानव ने अपनी तकनीकी बुद्धि विकास से बहुत अधिक
सामंजस्य पृथ्वी पर स्थापित करके अपने आप को बहुत अधिक ढाल लिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।